प्रिय विद्यार्थियों, आपका परोपकार यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि लंबे समय से कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, जिसके कारण ऑफलाइन क्लासें नहीं चल पाई हैं। इस को देखते हुए हमारे परोपकार कोचिंग के डायरेक्टर श्री राहुल जी ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था आपके लिए करवाई है, जिसमें हम आज आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चालू करते हैं। मैं मोरध्वज पहलवार हिंदी में आज आपके लिए वर्ण विचार तथा हिंदी से संबंधित सामान्य जानकारियां बताऊंगा, जो इस प्रकार हैं। देखिए, वर्ण विचार। वर्ण विचार से पहले एक बात आती है दोस्तों कि भाई हिंदी शब्द जो है, कौन सा शब्द? हिंदी शब्द। कि भाई ये जो हिंदी शब्द है, इस हिंदी शब्द को किस भाषा से लिया गया और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसको देखते हुए तो देखिए दोस्तों, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। अब इस बात को जानते हैं, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि भाई हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो दोस्तों, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। और क्यों है साहब फारसी भाषा का? तो देखो, जब पूर्व में हमारे भारत को सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सिंध प्रदेश के नाम से जानते थे। तब वे अरबी फारसी आक्रांता हमारे सिंध प्रदेश में आक्रमण के लिए आया करते थे। तो देखिए दोस्तों, इस दंत सा का उच्चारण वे दंत सा का उच्चारण हम करते थे, इसलिए धीरे धीरे हिंद बना। क्या बना? हिंद। सिंध से धीरे धीरे हिंद बनकर आया। तब वे कहने लगे कि भाई हिंदी भाषा कहाँ से प्राप्त हुई? फारसी भाषा से। जो हिंदी शब्द है कहाँ से प्राप्त हुआ? फारसी भाषा से प्राप्त हुआ। अब बात आती है कि भाई हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि भाई भाषा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ। भाषा शब्द देखिए, भाष धातु में, भाषा शब्द भाष धातु में टाप प्रत्यय के योग से, भाषा शब्द भाष धातु में टाप प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या बोल करके व्यक्त करना। बोलना या बोल करके व्यक्त करना। एक बार दोस्तों मैं पुनः चर्चा करता हूं कि भाई हिंदी शब्द के बारे में हम एक सामान्य सी जानकारी ग्रहण करते हैं कि भाई हिंदी शब्द कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा का है। तो बच्चे तुरंत आंसर देते हैं कि भाई हिंदी शब्द हिंदी भाषा का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। देखिए, फारसी भाषा का क्यों है? क्योंकि पूर्व में हमारे भारत देश को सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तब हमारे सिंध प्रदेश पर अरबी फारसी आक्रांता आक्रमण करने के लिए आते थे। तब वे इस दंत सकार का उच्चारण हम करते थे, इसलिए धीरे धीरे पहले हिंद बना। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये हिंद के निवासी क्या बोलते हैं? हिंदी। इसलिए हिंदी शब्द किस भाषा का माना जाता है दोस्तों? फारसी भाषा का माना जाता है। इसलिए हिंदी शब्द फारसी भाषा का माना जाता है। अब बात करते हैं कि भाई हिंदी एक क्या है? भाषा है। तो देखिए, भाषा शब्द जो है भाष धातु में टाप प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या बोल करके व्यक्त करना। जिसका अर्थ होता है बोलना या बोल करके व्यक्त करना।
अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई भाषा के भी दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं दोस्तों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है भाषा का रूप मौखिक, पहला रूप होता है दोस्तों भाषा का मौखिक रूप, दूसरा होता है भाषा का लिखित रूप। दूसरा कौन सा रूप होता है दोस्तों? लिखित रूप होता है। देखिए, मुख से बोलकर व्यक्त करना क्या कहलाता है? मौखिक कहलाता है। मुख से बोलकर व्यक्त करना क्या कहलाता है साहब? मौखिक कहलाता है। इसलिए इस मौखिक रूप को भाषा का अस्थायी रूप भी कह दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई एक 100 बक्का और एक लिक्का, इसलिए इसे भाषा का अस्थायी रूप कहा जाता है। किसको? मौखिक रूप को भाषा का अस्थायी रूप कहा जाता है। कई बार दोस्तों प्रश्न भी पूछा गया है कि भाषा का अस्थायी रूप किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, भाषा का अस्थायी रूप मौखिक रूप कहलाता है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि भाई भाषा के इस लिखित रूप को क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, भाषा के इस लिखित रूप को भाषा का स्थायी रूप कहेंगे। यानी मुख से बोली हुई वाणी को जब हम लिख करके रूप देते हैं, उसे भाषा का स्थायी रूप कहा जाता है। कौन सा रूप कहा जाता है? स्थायी रूप कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पुनः भाषा शब्द भाष धातु में टाप प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या बोल करके व्यक्त करना। देखिए दोस्तों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक रूप, जिसे भाषा का अस्थायी रूप कहते हैं। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि भाई भाषा का अस्थायी रूप कौन सा होता है? तो भाषा का अस्थायी रूप मौखिक रूप होता है। अब बात करते हैं कि भाषा का लिखित रूप, इसे भाषा का कैसा रूप कहेंगे? स्थायी रूप कहेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं दोस्तों कि भाई भाषा का मूल आधार क्या है? रूप हो गए। अब बात करते हैं कि भाई भाषा हमारी टिकी हुई है, इसका मूल आधार क्या है? देखिए दोस्तों, भाषा का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों, भाषा का मूल आधार होता है ध्वनि। भाषा का मूल आधार क्या है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इस भाषा का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों, भाषा का मूल आधार ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। अब बात करते हैं कि भाई जब भाषा का मूल आधार ध्वनि है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ध्वनि को माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि भाई भाषा का मूल आधार, जो भाषा जिस पर टिकी हुई है, उसका मूल आधार है ध्वनि। जब भाषा का मूल आधार ध्वनि है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होगी? ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होगी? ध्वनि होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रश्नों में पूछा जाता है कि भाई भाषा का सबसे छोटा खंड है। कई बार पूछा जाता है प्रश्नों में, और जब वहां ऑप्शन में ध्वनि नहीं होती है, तो वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा खंड माना जाता है। पुनः एक बार देखेंगे कि भाई भाषा का मूल आधार क्या है? भाषा का मूल आधार है ध्वनि। जब भाषा का मूल आधार ध्वनि है मित्रों,
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी। लेकिन कई बार अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जो टेट की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि भाई भाषा का सबसे छोटा खंड कौन सा है। तो देखिए भाषा का सबसे छोटा खंड या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। कौन सी होती है? ध्वनि। लेकिन जब ध्वनि ऑप्शन में ना हो तो देखिए दोस्तों, जब यूपी में ये प्रश्न पूछा गया था इसमें ऑप्शन थे, पहला वर्ण था, दूसरा दोस्तों शब्द था, तीसरा वाक्य और चौथा था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। एक बार पुनः दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अब बात करते हैं कि भाई जब यूपी में ये प्रश्न पूछा गया, यूपी टेट में, तो वहां पूछा गया था भाषा का सबसे छोटा खंड है। तो दोस्तों भाषा का सबसे छोटा खंड जब ध्वनि नहीं है ऑप्शन में तो क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों? वर्ण होगा। क्योंकि बात करते हैं कि भाई भाषा के अंग भी होते हैं। भाषा के क्या होते हैं? अंग भी होते हैं। तो दोस्तों भाषा के अंग होते हैं कितने? 3। दोस्तों भाषा के 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला अंग होता है भाषा का वर्ण, जिसमें पहला अंग होता है भाषा का दोस्तों वर्ण, दूसरा अंग होता है भाषा का दोस्तों शब्द। भाषा का पहला अंग होता है दोस्तों वर्ण, दूसरा अंग होता है दोस्तों शब्द और भाषा का तीसरा अंग होता है वाक्य। कई बार आपने देखा होगा कि भाई भाषा के कितने अंग होते हैं। कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो भाषा के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला वर्ण होता है, दूसरा शब्द होता है और तीसरा होता है वाक्य। एक बार पुनः यहीं से पहुंचते हैं कि भाई भाषा के जब 3 अंग होते हैं तो मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपसे कहूँगा कि भाई देखिए हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। क्यों है? क्योंकि पहले पूरे आर्यावर्त को या पूरे हमारे भारत देश को सिंध प्रदेश के नाम से जानते थे। सिंध प्रदेश के नाम से जानते थे। इसमें जो ये मूर्धन्य सा दंत सा व्यंजन दे रखा है उसका उच्चारण फारसी लोग क्या करते थे? हा के नाम से करते थे। इसलिए धीरे धीरे वो हमारे सिंध को हिंद कहने लगे। हिंद से धीरे धीरे क्या बन गई? हिंदी बन गई साहब। अब बात करते हैं हिंदी को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द जो है 2 शब्दों के मिलकर बना है। भाष धातु में टा प्रत्यय के योग से, जिसका अर्थ होता है बोलना या बोल करके व्यक्त करना। बोलना या बोल करके व्यक्त करना। अब बात करते हैं कि भाई भाषा का मूल आधार क्या है? तो भाषा का मूल आधार है ध्वनि। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं कि भाई भाषा के अंग कितने हैं? तो भाषा के अंग है मित्रों 3। पहला अंग होता है वर्ण, दूसरा अंग होता है शब्द और तीसरा अंग होता है वाक्य। कई बार पेपरों में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो देखिए भाषा का सबसे छोटा अंग मित्रों, भाषा का सबसे छोटा अंग जो है, चर्चा कर रहे थे हम कि भाई भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो देखिए पहले अभी मैंने बताया था आपके लिए कि भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं मित्रों? 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण। अब हम वर्ण पर चर्चा करेंगे कि भाई भाषा का पहला अंग होता है वर्ण। भाषा का दूसरा अंग होता है मित्रों शब्द और भाषा का तीसरा अंग होता है वाक्य। भाषा का तीसरा अंग होता है वाक्य। देखिए वर्ण किसे कहते हैं? अब ये बात आ जाती है कि भाई वर्ण किसे कहा जाता है। देखिए
वर्ण की परिभाषा बनती है कि भाई उच्चारण अवयवों से, हमारे जो उच्चारण अवयव हैं उनसे निकली हुई प्राणवायु को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए जो चिन्ह दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं मित्रों, चिन्ह दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों, वर्ण कहते हैं। लेकिन गुरु कामता प्रसाद ने कहा है कि भाई बेध्वनि जिनके खंड नहीं होते, बेध्वनि जिनके खंड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं साहब, खंड नहीं होते, तो भाई साहब उनको वर्ण कहा जाता है। गुरु कामता प्रसाद ने स्वयं कहा है कि भाई जिन ध्वनियों के खंड नहीं होते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। परिभाषा पहली वर्ण की कि भाई उच्चारण अवयव से निकली हुई प्राणवायु को जब कोई हम चिन्ह प्रदान करते हैं, जैसे आप देखिए का, हमारे मुख से निकली पहली ध्वनि का, तो का पहले ध्वनि के रूप में आए, जब हमने इसे चिन्ह प्रदान किया तब ये क्या बन गई, वर्ण बन गई साहब, क्योंकि का पे नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। ऐसे ही देखिए खा, खा का जब हमने उच्चारण किया तो पहली बार तो क्या निकल करके आई दोस्तों, ध्वनि, पहली बार क्या निकली, खा की ध्वनि। लेकिन जब हमने इसको लिख करके व्यक्त किया, चिन्ह प्रदान किया, तो क्या बन गया दोस्तों, वर्ण बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है मित्रों, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई जब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है तो भाषा का, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का सबसे छोटा अंग है, भाषा का सबसे छोटा अंग है। तो दोस्तों भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण होगा। तो दोस्तों भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होगा, वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण। यदि पूछा जाता है प्रश्न कि भाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। क्या है दोस्तों, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। यदि इसी प्रश्न को दोबारा ऐसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब भी क्या होगा मित्रों, ध्वनि। तब भी क्या होगा, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण। यदि प्रश्न को ऐसे पूछा जाता है कि भाई भाषा का सबसे छोटा अंग है, तो भाषा का सबसे छोटा अंग मित्रों वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भाई भाषा का अर्थ के आधार पर, भाषा का अर्थ के आधार पर सबसे छोटा खंड कौन सा है, शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा खंड कौन सा है, शब्द है। कौन सा है मित्रों, शब्द। अब इसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं कि भाई वाक्य के बारे में, तो देखिए भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर मित्रों भाषा का सबसे छोटा अंग वाक्य माना जाता है। भाव या भावार्थ के आधार, देखिए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का
सबसे छोटा अंग। देखिए दोबारा पुनः मित्रों, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग वाक्य होता है। क्या होता है मित्रों? वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर मित्रों भाषा का सबसे छोटा खंड, वो सबसे छोटा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग वाक्य होता है। क्या होता है मित्रों? वाक्य होता है। अब चर्चा करते हैं हम, कई बार आपने देखा होगा कि भाई कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाषा का, कई बार पूछा जाता है कि भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड है। कई बार पूछा जाता है कि भाई भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड है। तो देखिए मित्रों, भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड क्या होगा? क्या होगा मित्रों? तो भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड होगा अक्षर। पुनः एक बार चर्चा करते हैं कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है मित्रों? ध्वनि। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है मित्रों वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है मित्रों? वर्ण। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं कि भाई भाषा का सबसे छोटा अंग है, तो क्या है साहब? वर्ण। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, और पूछा भी गया है यूपी टेट के अंतर्गत कि भाई भाषा का सबसे छोटा अंग है। तो देखिए मित्रों, भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण माना जाता है। यदि ऐसे प्रश्न आता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, यदि ऐसे पूछा जाता है मित्रों कि भाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है तो वर्ण। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो मित्रों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी। क्या होगी मित्रों? ध्वनि। क्योंकि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, लिखने से पहले जब किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो वो क्या है साहब? ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? जब मुख से बोला जाता है तो वो ध्वनि है साहब। उस ध्वनि को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? लिखित रूप प्रदान करते हैं, तब उसे मित्रों क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए का जब हम मुख से बोल रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? ध्वनि। जब इस का को हम लिखित रूप प्रदान करेंगे, जैसे ख, क्या है मित्रों? खा क्या है? वर्ण है। इसको हमने लिखित रूप प्रदान कर दिया। तो देखिए मित्रों, वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारण अवयव से निकली हुई प्राणवायु को, उच्चारण अवयव से, जो हमारे उच्चारण अवयव हैं या मुख विवर से निकली हुई प्राणवायु को जब हम कोई लिखित में चिन्ह प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है मित्रों? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। तभी कहते हैं कि भाई भाषा का सबसे छोटा लिखित खंड या लिखित इकाई कौन है? वर्ण है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या होगा? वर्ण। यदि पूछा जाता है मित्रों भाषा की सबसे छोटी, भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होगा? वर्ण होगा मित्रों। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मित्रों, वर्ण के साथ ही हम किसको पढ़ते हैं? अक्षर को। किसको पढ़ते हैं? अक्षर को। अब बात आती है कि भाई अक्षर किसे कहा जाता है? देखिए ये बात आती है कि भाई अक्षर किसे कहा जाता है।
तो देखिए मित्रों, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह, कई बार पूछा जाता है कि भाई वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण, वह ध्वनि या ध्वनि समूह, कौन सा दोस्तों? ध्वनि समूह जिसका उच्चारण हमारे श्वास के एक ही आवाज से हो जाता है, उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अक्षर कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। देखिए, अब बात करते हैं कि भाई वह ध्वनि या ध्वनि समूह, जैसे मैंने क पहली बार उच्चारण किया क, तो देखिए मित्रों, का को जब हलंत लगाकर उच्चारित करते हैं या कोई चिन्ह प्रदान किया जाता है किसी ध्वनि को, तो वो क्या कहलाती है मित्रों? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। देखिए, यदि इस ध्वनि को मैं बिना हलंत के लिखता हूं, तो देखिए मित्रों, इसके यदि हम खंड करते हैं तो का में क्या निकल करके आया है? आ निकल कर आया है मित्रों। का में क्या निकल कर आया? आ निकल करके आया। हमारी परिभाषा है वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही प्रहार में, एक ही आघात में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अक्षर कहा जाता है। देखिए, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही प्रहार, एक ही आघात में हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं मित्रों? अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अक्षर कहा जाता है। क्या कहते हैं? अक्षर। जब इसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में होता है दोस्तों, जब इसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में होता है, किसका? अक्षर का। किसका मित्रों? अक्षर का। श्वास के एक ही आघात में उच्चारण होता है, तो इसीलिए इसे भाषा का सबसे छोटा, इसे भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड कहते हैं। इसलिए इसे भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड कहते हैं। मित्रों, एक बार पुनः समझेंगे अक्षर के बारे में कि भाई अक्षर क्या है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में होता है, एक ही प्रहार में होता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अक्षर कहा जाता है। जैसे देखिए, यदि इस का वर्ण को, का ध्वनि को मैं जब लिखित रूप प्रदान करूं इस हलंत से, तो इसे क्या कहा जाएगा मित्रों? वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्ण। यदि इसी ध्वनि को दो भागों में विभाजित करते हुए इसमें से स्वर को अलग किया जाता है, तो देखिए परिभाषा क्या बनती है मित्रों? वह ध्वनि या ध्वनि समूह, मानी एक से अधिक ध्वनि होनी चाहिए, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के, किसके? श्वास के एक ही, श्वास के, किसके उच्चारण? श्वास के एक ही प्रहार में होता है, एक ही आघात में होता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। जब इसको उच्चारण करने में एक ही प्रहार में उच्चारण हो जाता है, इसीलिए मित्रों इसको भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चार्य खंड कहा जाता है। एक बार पुनः में याद दिला दूं मित्रों, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भाई भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड है, तो देखिए मित्रों, भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड क्या होगा? अक्षर होगा। क्या होगा? अक्षर होगा। भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड क्या होगा मित्रों? अक्षर होगा। क्या होगा? अक्षर। इसके बाद अपन पुनः चर्चा करते हैं कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि।
चर्चा करते हैं कि भाई भाषा का सबसे छोटा लिखित खंड या लिखित इकाई। तो मित्रों भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। क्या होगी मित्रों? वर्ण होगी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि भाषा का सबसे छोटा अंग है। तो मित्रों ध्यान रखना है, भाषा के, मैंने अभी बताया, भाषा के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं मित्रों? 3 अंग होते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। पहला अंग होता है साहब कौन सा मित्रों? वर्ण। पहला अंग होता है वर्ण। दूसरा अंग होता है शब्द। दूसरा अंग क्या होता है? शब्द होता है। तीसरा अंग होता है मित्रों वाक्य। तो देखिए यहीं से प्रश्न बन जाता है कि भाई भाषा का सबसे छोटा अंग है, तो मित्रों भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होगा? वर्ण होगा, जो कि पूछा जा चुका है 2nd ग्रेड 2010-11 के अंतर्गत। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे हम आपको अपनी परोपकार क्लास की YouTube क्लासेज में या ऑनलाइन क्लासेज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो मैं आशा करता हूँ आप हमें लाइक और कमेंट तथा हमारे परोपकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इससे भी बढ़िया आगे आपको क्लास मिलेंगी। धन्यवाद मित्रों।